नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले हमने जो सभी पाठ है उसके वीडियो बनाए हैं, काव्य के वीडियो बनाए हैं और जहाँ तक मुझसे हो सका है मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की थी। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो भी वीडियोस है जो आपने देखे वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो अम, कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, कुछ और विद्यार्थी हैं जिनकी डिमांड थी, वो चाहते थे कि मैं परीक्षा लक्षी एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं, कुछ टिप्स वगैरह दे दूं। और कुछ स्टूडेंट ने ग्रामर के लिए भी कहा था। तो ग्रामर में ऐसा है कि अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखना और दोनों जो है ठीक ठीक नहीं हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि सभी पाठ जो है गद्य पद्य सभी कंप्लीट हो जाएंगे, 10th में सभी के वीडियोस बन जाएंगे। तो उसके बाद लास्ट में दो ही मुख्य ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो कि आपको सीखना जरूरी है। वो है संधि और समास के। तो ये दो टॉपिक ही ऐसे हैं। बाकी तो जो जनरल हम लोग 9th तक पढ़े हैं व्याकरण हिंदी में, वही सब 10th में भी आता है। जैसे कि मुहावरे हैं, कहावत है, फिर समानार्थी और विरोधी शब्द है, विशेषण है, कर्तृवाचक संज्ञा है और शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। इतने जो टॉपिक है वो तो सारे उसमें हम लोग पढ़ ही चुके हैं 9th तक। तो ये सारी चीजें तो आपको रिमेम्बर होगी, याद होगी। मुझे लगता है इसमें कुछ सिखाने जैसी कोई बात है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि उसमें भी हमें कुछ तैयारी करनी है, तो मैं ये कहूँगी आपको कि एक तो स्वाध्याय में आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय में ये सारे जो पॉइंट्स है वो सभी उसमें दे रखे हैं। माने ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे उसमें स्वाध्याय में है। तो उसको आप एक बार सोल्व कर लीजिए, उसको देख लीजिए अच्छे से। और एक सूचना मैं देना ये चाहूंगी कि शब्दार्थ जो है उसको जरूर पढ़िए। इससे क्या होता है कि शब्दार्थ में ही समानार्थी शब्द छुपा रहता है। मतलब मीनिंग वही है, शब्द का अर्थ है या समान अर्थ वाला शब्द है, दोनों एक ही बात है। तो जहां तक हो सके आप सभी पाठ गद्य पद्य सभी के शब्दार्थ एक बार जरूर देख लीजिए। इसके अलावा समानार्थी विरोधी शब्द जो है उसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि भाई इसी में से पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप जो है उसकी कोई संदर्भ किताब आपको मिलती है, जो 10वीं कक्षा की कई ऐसे पब्लिशंस है जो कि अपनी किताब इस तरह से रजू करते हैं। तो आप उसको देख सकते हो, उसको रिफर कर सकते हो, उसे पढ़िए। और एक और बात ये है कि सभी कवि और लेखक उनका साहित्यिक परिचय और उनके लिखे हुए साहित्य जो है, मुख्य मुख्य उनकी जो किताबें हैं जो उन्होंने लिखी है, काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है। तो ये सभी जो प्रमुख हमारे सिलेबस में जितने भी गद्य और पद्य है उन सभी के लेखकों और कवियों का ये परिचय आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो ये परिचय आपको एक ही साथ संक्षिप्त रूप में मैं देने की कोशिश करूंगी आपको। उसके फोटोग्राफ्स में रख देती हूँ, मेरे पास वो अवेलेबल है, तो वो इस वीडियो में मैं रख दूंगी। या तो बीच में आप देखिए कहीं हो जाएगी, उसको फोटोग्राफ साथ में आ जाएगी, या तो फिर वीडियो के लास्ट में भी रख दूंगी। तो इसके लिए आप क्या करिए कि उसको एक बार ठीक से देख लीजिए, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। एक तो काव्य, कवि का नाम, कवि का जन्म स्थान, और इसके अलावा कवि का जीवन परिचय कि उनका जन्म कहाँ हो। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको एक बार उसे पढ़ लेना जरूर चाहिए। इसके अलावा साहित्य प्रकार, जो भी पाठ जो भी काव्य आप पढ़ रहे हो उसका साहित्य प्रकार कौन सा है, ये बात उसमें प्रमुख रहेगी। ये हमें मालूम होना चाहिए कि नाट्य अंश है या आत्मकथा अंश है या फिर कहानी है, उपन्यास अंश है, जो भी है उसमें वो लिखा हुआ है। तो वो आप पढ़ लीजिए, उसमें से एक दो प्रश्न तो होते ही है।
तो ये हमें अच्छे से मालूम होगा। तो हम कहीं से, जैसे रामधारी सिंह है, उनका ये मूल नाम है रामधारी सिंह, तो उनका उपनाम जो है वो दिनकर जी है। तो हमें ये मालूम रहेगा। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि भाई इस कवि का या लेखक का मूल नाम क्या है, या फिर इस कवि का उपनाम क्या है। तो ये प्रश्न रहता है एक तो इससे, इसके लिए अब कौन से कवि लेखक के बारे में पूछा जाएगा ये तो पता नहीं है, इसलिए हमें वो पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना होगा। तो ये बात हो गई कवि लेखक और साहित्य प्रकार की। इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि ग्रामर जो है वो आप इस तरह से देख लीजिए। अब मुहावरे है या कहावत है, तो ये जो है ज्यादातर, जहां तक हो सकता है, पेपर में स्वाध्याय में से ही पूछा जाता है। मतलब कि अगर पाठ में कोई मुहावरा आया है और पाठ में कोई कहावत आई है गद्य में, तो वही जहां तक हो सकता है वही पूछते हैं। इसके अलावा बाहर का मुझे जहां तक मालूम है नहीं पूछा जाता है। तो अब स्वाध्याय में जितने भी मुहावरे दिए हैं वो सारे एक बार देख लीजिए। और सेंटेंस तो जो है वो अपने तरीके से भी हम बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्वाध्याय में जो सेंटेंस दे रखा है वही हम लिखें। कुछ अपनी तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है, भाषा है। तो भाषा में ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है कि भाई इसका जो जवाब होता है, उत्तर होता है, वो आप वही लिखें। अपनी ओर से भी हम बना करके लिख सकते हैं। कहावत का मीनिंग है जो भी हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किताब में छपा है वही आप लिखो तो ही आपको मार्क मिलेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। अब ग्रामर की बात ये है, तो अब मैंने बताया आपको, वो आप देख लीजिए व्याकरण में। और अगर मुझसे हो सकता है तो मैंने जैसे कहा संधि और समास, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ही कंजक्शन हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि स्कूल शुरू हो गया है तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। फिर भी मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपको संधि और समास एक बार समझा दूंगी। इसके अलावा आप लोग जो है एक टॉपिक लेखन विभाग में आएगा, उसमें है प्रयोजन मूलक हिंदी। अब प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो उसमें कुछ मतलब कि वो आप, ये नहीं है कि किताब में से देख करके अभी ये पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, क्या होगा, ऐसा नहीं है। उसका फिक्स है। उसके जितने भी टॉपिक है प्रयोजन मूलक हिंदी के, दूरदर्शन है, फिर पत्राचार है, फिर ईमेल है, कंप्यूटर है, उन सारे जो टॉपिक है उनके ऊपर शॉर्ट नोट है। तो ये शॉर्ट नोट जो है वो टेक्स्ट बुक में भी दे रखी है, जहां पर पूरे गद्य पद्य सब पूरे होते हैं। उसके बाद ये टॉपिक लिया हुआ है प्रयोजन मूलक हिंदी का। तो उसमें आपको वो सभी टॉपिक जो है एक बार आप उसको अच्छे से देख लीजिए। इससे क्या होगा कि उसका फिक्स है कि उसमें से कोई दो पूछे जाएंगे आपको, एक और एक के अथवा में एक। तो उसको आप एक दो अगले साल के पेपर देख लीजिए, जिसमें कि जो पूछे गए हैं वो रिपीट नहीं होंगे। फिर भी आप उसको अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। इससे क्या है कि वो तो उसका नक्की ही है कि वो पूछे ही जाएंगे। और 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 3 मार्क तो आपके वैसे भी यहाँ हो गए। इसके अलावा आपको ये यहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी ले लिया आपने। फिर एक अनसीन पैसेज होता है, पैराग्राफ होगा गद्य खंड, उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्य खंड को पढ़ करके, अब गद्य खंड ऊपर दे रखा है, उसमें से ही प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें से ही आपको ढूंढ करके जवाब लिखने हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है विद्यार्थियों के लिए। एक बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उसमें से प्रश्नों के जवाब आपको लिखने हैं, तो वो आसान हो जाएगा। तो कम से कम 5 मार्क्स तो आपको उसमें से मिल जाएंगे। 3 मार्क आपको शॉर्ट नोट के मिल जाएंगे। फिर निबंध और पत्र और कहानी, ये लेखन विभाग में 3 चीजें और बचती है। तो निबंध जो है वो, मैं ये कहना चाहूंगी कि निबंध में भी कभी कुछ ये होता नहीं है कि ये पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो निबंध जो है आपको अपनी ओर से लिखना होगा। कभी कभी समसामयिक परिस्थितियों के विषय में पूछा जाता है निबंध, कि भाई हालात कैसे हैं देश के या उसके ऊपर। तो ये जरूरी नहीं होता। तो आप कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि चलो ये तैयारी कर ली कि मेरा भारत महान पूछा जाएगा तो मैं उसको अच्छे से याद कर लेता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं। इसलिए निबंध में आप क्या करिए कि ज्यादा उसमें टाइम खराब ना करें, मेरी ये सलाह है। क्योंकि अगर आपको पास ही होना है हिंदी में, कि चलिए भाई मुझे तो पास ही होना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए,
तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जो शॉर्ट प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न जो है जिसमें कि आप सीधे मार्क्स ले सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। लंबे प्रश्न है उसमें आपको हिंदी लिखने में भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए विभाग ए और विभाग बी में, गद्य में और पद्य में, इस साल का जो पेपर स्टाइल है वो उसका भी फोटोग्राफ में रख दूंगी, अगर आपको कहीं से मिला नहीं है तो उसका पेपर स्टाइल जिस प्रकार से है उस हिसाब से 24 मार्क्स, 24 मार्क्स जो है उसका तो वैकल्पिक ही है पूरा, कि विकल्प के आधार पर ही आपको प्रश्न जवाब लिखने, माने रिक्त स्थान है, फिर आपको नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं और उसका जवाब आपको उसी में से ढूंढ करके लिखना है। तो ये जो प्रश्न है, फिर एक एक वाक्य के प्रश्न है, तो एक एक वाक्य के प्रश्न भी जो है आप आसानी से लिख सकते हो। अगर आपने ज्यादा लंबे प्रश्नों की तैयारी नहीं करनी है कि भाई नहीं मुझे इतने लंबे लंबे प्रश्न जो है वो याद नहीं रहते हैं, तो आप जो छोटे प्रश्न है, यानी ये समझ लीजिए कि 24 मार्क्स जो है वो तो आपको इसी में से मिल जाएंगे। अब आपको लेने हैं, अगर जो डायरेक्ट आप परीक्षा दे रहे हो, स्कूल थ्रू नहीं दे रहे हो और सीधे एग्जाम दे रहे हो, तो आपको 33 मार्क्स लेने होते हैं। तो 33 मार्क्स लेने के लिए आपको 24 मार्क्स जो है वो तो आप वैकल्पिक में से ही कवर कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो है बाकी के 10-12 मार्क जो है वो ग्रामर में से ले सकते हो। तो ग्रामर का प्रश्न भी 20 मार्क का रहता है। अगर आपने आधा भी उसमें से सही कर दिया तो भी आपको 10 मार्क तो उसमें से कवर हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि आपके पासिंग मार्क तो इसी में से आ गए। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो बड़े प्रश्न जो होते हैं 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के जो प्रश्न है, उसमें आप लोग जो है ज्यादा लंबा ना खींचे, तो भी पॉइंट टू पॉइंट आपको जितना याद है, माने कथा वस्तु अगर आपको पता है तो कथानक के आधार पर आप अपनी तरीके से जवाब बना करके भी लिख सकते हो। भाषा में, लैंग्वेज में मैंने जैसे पहले कहा, ऐसा नहीं होता है कि आप जैसा गाइड में या कहीं पर दिया हो तो वैसे का वैसा ही आप लिखो। आप अपने तरीके से भी जवाब बना करके लिख सकते हो, लेकिन विषयांतर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कथानक जो होता है उसी के अंदर रहकर आपको जवाब लिखने हैं, ताकि पेपर चेकिंग जो करेगा उसको कम से कम इतना तो लगना चाहिए कि आपको विषय वस्तु पता है। नहीं तो आप कोई भी जवाब अपने मन से बनाकर लिख दोगे तो उसके कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे ये सिर्फ आपको कहना है कि जहां तक हो सके छोटे छोटे जो प्रश्न है, एक एक मार्क के जो प्रश्न है, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। वो पेपर स्टाइल के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें रहेंगे। तो उसी की तैयारी आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और जो सिलेबस में से निकल गए हैं कुछ, इस बार जो 30% कम कर दिया है बोर्ड ने, शिक्षण बोर्ड ने, तो वो भी मैं आपको लिस्ट जो है रख दूंगी कि इतने यूनिट जो है, इतने पाठ गद्य पद्य आपको नहीं करने हैं, उसकी तैयारी नहीं करनी है। तो कुछ कुल मिलाकर 7 चैप्टर ऐसे हैं जो इसमें नहीं है सिलेबस में इस बार। तो वो जो है आप एक बार वो भी मैं लिस्ट उसमें रख दूंगी कि इतने इतने पाठ नहीं है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए कि उसकी तैयारी आपको करनी नहीं है। तो ये जो है कुछ चीजें आपको खास ध्यान में रखने की थी, वो मैंने आपको बताई। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जो स्टूडेंट हैं अभी इस साल ही 10वीं की एग्जाम अभी पढ़ रहे हैं और देने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी का पेपर जो है वो लेंदी होता है, लंबा होता है। तो आपको लिखने की थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। माने आप अगर धीरे धीरे से ये कहें कि मैं अच्छे अक्षर करके आराम से लिखूंगा, 3 घंटे 3.5 घंटे मेरे पास तो है, तो आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप होशियार विद्यार्थी है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करके गए हैं, तो आपको आता सभी कुछ होगा। पेपर में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए या नहीं आती हो, लेकिन आप उसको टाइम में लिख नहीं पाओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी का पेपर लेंदी होता है, तो आपको लिखने में थोड़ा जल्दी करना होगा। और ठीक है, अक्षर अच्छे कीजिए, उसमें कोई नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्पीड से लिखिए। दूसरी बात यह है कि भाषा में हमेशा अक्षरों को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर आपके अक्षर अच्छे हैं तो आपको यूं ही 2-3 मार्क्स तो मिल जाएंगे। माने देखकर ही ऐसा लगता है कि पेपर बहुत अच्छे से लिखा गया है, मेहनत की है इस पर,
तो पढ़ने वाला पढ़ेगा उसको इसने क्या लिखा है। और अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो हमने सही भी लिखा होता है तो भी गलत पड़ जाता है कि उनको लगेगा कि इनको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जा रहा है क्या लिखा है आपने, है ना। तो ये जरूरी है, थोड़े अक्षर भी अपने अच्छे करने की कोशिश कीजिए और पेपर को एकदम से आकर्षक तरीके से लिखिए। अट्रैक्टिव जो चीज होती है उसको लोग अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। क्योंकि अगर आपने, ठीक है, मान लीजिए प्रश्न का जवाब लिखा है तो उसमें थोड़ी थोड़ी जगह छोड़िए, एकदम से कंजक्शन मत कर दीजिए। और हाँ, सिरोरेखा करना ना भूले। हिंदी भाषा इसीलिए आवश्यक है, जरूरी तभी मानी जाएगी कि आपने हिंदी लिखा है जब उसके ऊपर सिरोरेखा होगी। अगर आपने बिना सिरोरेखा के लिखा है तो आप गुजराती जैसा आपका लगेगा लिखावट जो है वो। इसलिए हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिए। तो इतना सब आप करने जाओगे तो थोड़ा बहुत जो है आपको जल्दी तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेपर जो है, मैंने जैसे कहा कि हमें आता भी होगा तो छूट जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी जो मैंने आपको दी। मुझे विश्वास है कि ये आपको परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी चीजें जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाती है हमें। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। और आपका पेपर अगर अच्छा गया, आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो ये मेरी ही कामयाबी है। मैं ये समझूंगी कि मैंने जो प्रयत्न किया, जो कोशिश की मैंने वीडियो के द्वारा आपको समझाने की, वो सफल रही। और मुझे इससे थोड़ा जो है, कहते हैं ना कि एक बढ़ावा मिलता है कि आपने जो काम किया उसको सराहा गया है, लोग जो है उसको अच्छे से देख रहे हैं, उनको उपयोगी हो रहा है। तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। और मेरे स्टूडेंट अगर अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो मुझे इससे ज़्यादा तो कुछ और चाहिए नहीं होता है। क्योंकि मैं तो यही समझती हूँ कि विद्या जो है वो कभी बेची नहीं जा सकती है, वो तो सिर्फ बांटी जा सकती है ना। तो मेरे स्टूडेंट जो है, मैं चाहती हूँ कि अच्छे से परफॉर्म करें अपने हिंदी के पेपर में। सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो रखूं आपको मिलते रहे, है ना। तो ये चीजें जो है मैंने हर बार बताई नहीं है, क्योंकि आप लोग वैसे भी ये सब कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी आपके दोस्त हैं उनको भी अगर आप शेयर करते हो तो उनको भी थोड़ी बहुत जो है जानकारी मिल जाएगी और एग्जाम के लिए उनको बहुत ही आसानी हो जाएगी पढ़ाई में और इन सब चीज़ों में। और इसके अलावा मैं आप सबको एक बार फिर से मेरे वीडियोस इतने लाइक करने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।